सुंदरपुर गांव में श्यामलाल और मोहनलाल नाम के दो दोस्त रहा करते थे। श्यामलाल बहुत ही मेहनती था, लेकिन मोहनलाल आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह श्यामलाल, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 200 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मोहनलाल भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे मोहनलाल बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। मोहनलाल, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई है, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों मोहनलाल बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो श्यामलाल है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 200 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा मेरे दोस्त, श्यामलाल के खेत में इस बार 200 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को मोहनलाल अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर मोहनलाल फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको ज्यादा बोरियां का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्तों की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको ज्यादा बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तभी खेत पर जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और श्यामलाल के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर श्यामलाल की जमीन 5 एकड़ है, तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो। वो श्यामलाल से कहो कि अब अपने अपने दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही श्यामलाल के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहाँ तक पता है श्यामलाल मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर महेश अपने दोस्त श्यामलाल के यहाँ जाता है। भाई श्यामलाल, कैसे हो तुम? मोहनलाल, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? श्यामलाल, हम और तुम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ मोहन भाई, खरीद लो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन श्यामलाल, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ मोहन भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मणिराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मणिराम की है। फिर दोनों सेठ मणिराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, श्यामलाल के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और श्यामलाल के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? देखो भाई मोहन, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दो। फिर मोहनलाल सेठ मणिराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो भाई मोहन, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। पहल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई श्याम, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मोहन भाई, यह बात तो सही है। वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से रामू बहुत परेशान हो। सुनो जी, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं मोहन, अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत हुए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से श्यामलाल अपनी पत्नी राखी के साथ मिलकर हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद श्यामलाल मोहन की यहाँ जाता है। सुनो भाई मोहन, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन श्यामलाल भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ मोहन भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है मोहन, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। फिर महेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। यह तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो मोहन भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा न, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत हो कि भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर मोहन अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वो दूसरी ओर श्यामलाल बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता है तो आपका दोस्त मोहनलाल घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है।
मोहन भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ श्याम भाई चलो, आज अपन फसल को काट कर बोरियों में भर लेंगे। पूरी फसल को काट कर बोरियों में भर लेते हैं। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और ठीक है मोहन भाई, अब अपन ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली, और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर मोहन सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना, श्यामलाल उसकी साली की शादी में गया है और वह कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेचने आएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में अपन इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे, तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन श्यामलाल को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था, और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरी आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर श्यामलाल मोहनलाल के यहाँ आता है। अरे मोहनलाल भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ श्यामलाल भाई चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे मोहनलाल भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? मोहन भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे श्याम भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था, और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? फिर श्याम अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए।
अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर श्याम सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, यह तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर श्यामलाल अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यह सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर मोहनलाल। सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर मोहन और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे, ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चला गया अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे अपन दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होता है। और श्याम बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। एक बार की बात है, हरियापुर गांव में रामू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। रामू मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे रामू का परिवार चलता था। ओ भाग्यवान, सुनती हो, मुझे भूख लग रही है। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दाल बननी बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। भाग्यवान, तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है ये खिलौने बेचने। जरा जल्दी करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो, मगर नहीं। सारा दिन काम काम। मैं तो थक चुकी हूँ अब काम से। सारा दिन काम करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ कर मायके चली जाऊं। थोड़े समय बाद खाना बनता है और रामू और सोनम खाना खाते हैं। रामू अपने खिलौने को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सोनम की सहेली उपासना वहाँ आती है। अरे उपासना, तुम यहाँ? उपासना बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि सोनम के पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ उपासना, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरे वह है उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए। वह जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है सोनम बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर यह उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। ये उपाय सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। बहन, तुम बीमार होने का नाटक कर सकती हो ना। तुम अपने पति से कह दो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, फिर देखना तुम। यह उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी?
कैसी परेशानी ये मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद रामू अपने सारे खिलौने बेचकर अपने घर लौट रहा था। अरे भाग्यवान, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो मेरे लिए, अब चाय बनाकर लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। उपासना का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे भाग्यवान, अब तो उठो, अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया होगा। नहीं, मेरे पैरों का दर्द तो अब ठीक हो गया, मगर पता नहीं, अभी सुबह से ही मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत जोरों का दुख रहा है। उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने खिलौने बनाने का काम करूंगा। अरे आज तो खिलौने बनाने के लिए मेरे पास जरा सी भी मिट्टी नहीं है, मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। पहले भाग्यवान को मैं खाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों की ओर जाऊंगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं चलता हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं अपने खिलौने बनाने के लिए मिट्टी खेतों की ओर लेने जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है, तबीयत ठीक होते ही तुम वह खाना खा लेना। रामू के जाते ही थोड़ी देर बाद सोनम के पास उपासना आती है। कामचोर, अब तो उठ, गया तेरा पति। उपासना, इतनी गहरी नींद लग रही थी कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा तो मैं घर पर ही भूल गया, अब मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा। चलो पहले घर जाकर फावड़ा लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में रामू घर पहुँचता है। क्यों सोनम, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं? हाँ उपासना बहन, तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही मेरे पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, वाकई में यह उपाय बहुत काम का है। ओ, अब समझा, भाग्यवान ने काम ना करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। भाग्यवान को अब मुझे सबक सिखाना है, जब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं। अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाग्यवान, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे यह चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा। नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करें? भाग्यवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है, और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं है अपने घर को किसकी नजर लग गई। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं जाकर अब भी खाना तैयार करती हूँ, जब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। भाग्यवान, वेद जी ने मुझे 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, इस हाथ पर जरा भी जोर मत देना भाग्यवान। अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा, हमारा घर कैसे चलेगा भाग्यवान? यह सब मेरे कारण हुआ ना, मैं इनसे इतना ज्यादा काम करवाती ना, यह खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी और उन खिलौने को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे लगता है भाग्यवान कुछ गहरी सोच में है। भाग्यवान का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं?
भाग्यवान को सबक भी तो सिखाना है। सुबह सोनम जल्दी से उठकर खाना तैयार करके के खिलौने तैयार करने लगती है। इतने में उपासना वहाँ आती है। क्या सोनम, मैं यह क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मिट्टी के खिलौने बना रही हो। मैं अब क्या बताऊं? मेरे इनके खेत पर गिरने के कारण हाथ में चोट लग गई, जिस कारण वेद जी ने 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। मुझे यह काम तो करना ही होगा। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। बड़ी खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद तो सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर ला रही है और मुझे कह कर गई कि काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर ले। क्या करूं, जो भाग्य में लिखा था वह तो हो गया। अब जल्दी से यह खिलौने तैयार करती हूँ। रामू सुबह उठता है और बाहर की ओर जाता है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस तुम्हारे बदले के मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें यह सब करने को किसने कहा? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। ऐसे में तुम इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। चलो उठो, जाओ तुम आराम करो। मैं अपने एक हाथ से ही खिलौने बनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे काम ना करना पड़े। इस कारण वह मैंने सब झूठ बोला था। सब झूठ? इसका मतलब तुम इतने दिनों से काम नहीं करने के चक्कर में बहाने बना रही हो और सारा काम तुम मुझसे करवाती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किया है। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वादा करती हूँ ना, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करोगी। हाँ जी, वादा करती हूँ। आप जाकर आराम करो, मैं मिट्टी के खिलौने तैयार करती हूँ। क्यों भाग्यवान, कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी? नहीं भाग्यवान, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब जानते थे? हाँ भाग्यवान, उस दिन मैंने बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली उपासना की सभी बातें सुन ली। जब से ही मैंने ठाना कि भाग्यवान को सबक सिखाना है। अरे भाग्यवान, तुम काम से बचती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो फिर कौन काम करेगा? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से समझ आया है। ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो। मैं अपना काम खुद ही करूं।